समय कश्मीर की भूख रहती है, जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर की मांग करता है और भारत को बदनाम करता है, जिसकी पूरी सियासत ही कश्मीर के नाम पर चलती है, जिसके प्रधानमंत्री से लेकर हर एक मंत्री के घर का आटा दाल भारत को कोसने से ही मिलता है। वो पाकिस्तान इस समय भूख से बेहाल है। वहां की आवाम आटे के लिए कतार में खड़ी है, लाइन में खड़ी है। 75 वर्षों में पाकिस्तान में इतनी बड़ी भुखमरी कभी नहीं आई। न खाने के लिए घर में आटा है और न बाहर खाने के लिए जेब में पैसा, और ना ही पड़ोसी देशों से मांगने के लिए पाकिस्तान के पास भरोसा ही बचा है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की यह कंगाल कथा सारी दुनिया में दिखाई जा रही, और इस खबर को आपके सामने लाने का मकसद पाकिस्तान का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना बिल्कुल नहीं, बल्कि पाकिस्तान को आईना दिखाना है। काश पाकिस्तान भारत को कोसने के बजाय अपनी आवाम के लिए दाल रोटी के इंतजाम में ध्यान लगाता, तो शायद ये दिन उसे देखने नहीं पड़ते। और खबर यह भी है कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में वहां की सेना ने अपनी कंगाली को छुपाने के लिए, कंगाली से बचने के लिए अगले 20 वर्षों के लिए कश्मीर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का प्लान भी बना लिया। लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने वाले तमाम हैं, एक दो नहीं है, जिन्हें पाकिस्तान की आवाम से ज्यादा भारत के खिलाफ साजिशों में यकीन है, जिनकी रोटी कश्मीर पर भारत के खिलाफ बोलने से ही चलती है। उन्होंने पाकिस्तान की सेना का कश्मीर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का प्लान भी रोक दिया। आज ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि आतंकियों को फंडिंग तो पाकिस्तान में बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन जनता के लिए आटा भी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि कश्मीर राग पाकिस्तान अलापता है, लेकिन देश चलाने को उसके पास पैसे नहीं। यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि अपनी आवाम के बजाय कश्मीर में दहशत फैलाने पर उसका ज्यादा ध्यान है। यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि कंगाल पाकिस्तानी सेना कश्मीर मुद्दे को टालना चाहती है, लेकिन फिर भी वहां के जो हुक्मरान हैं वो इस बात पर अड़े हैं कि हम ये राग अलापते रहेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 6 बजे के हम आए हुए हैं आटा लेने, अभी तक आटा नहीं हमें मिला। रोड पे बैठे सर्दी में यार, कहाँ जाए हम लोग भाई। यहाँ तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ तो आटा नहीं मिल रहा है, यहाँ बिजली का क्या हाल है, यहाँ गैस के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। इसके जिम्मेदार 100% ये गवर्नमेंट है। ये नाअहल शहबाज शरीफ जो है ये हमारे सरों पे चढ़ के बैठे हुए हैं। रोटी 60 रुपए की हो गई है, और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफी हैं वो ये कह रहे थे रोटी का जब कीमत सुन के वो कहते हैं हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें मोदी चाहिए। उनसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप हमारे पाकिस्तान में देखें, हमारे लीडर कहां से आते हैं, जाते कहां हैं। आपके लंदन से लीडर आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी, इंतहाई मखदूश हालात थे। तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। वो इकॉनमी जो अपनी 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, उसको आज उसने जमीन पे डाल दिया है। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा दुनिया में। मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा। आमदनी गिरती जा रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। सारी दुनिया समझती है कि अब ये कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते। अभी हमारे सर्वाइवल की जंग शुरू हो चुकी है, हमारी जिंदगी और मौत का मामला आ चुका है। अब वो सूखी रोटी के ऊपर आ गया। कल को जो है ये सूखी रोटी भी उसके हाथ से चली जाएगी, और वो जो है दूसरे क्या कहते हैं रोटी भिगो के खाना लग पड़ेगा। अगर यही हालत रही तो लोग खुदकशी पे मजबूर हो जाएंगे। 2500-3000 भी कमा लेना तो उसमें निज़ाम कोई भी नहीं चलता, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। आटे का तेल 20 किलो के जो है वो 2600 रुपये में हो गए। और जब हालात ऐसे हो जाएं तो लोग किसे ढूंढते हैं? लोग अपने लीडर को ढूंढते हैं। लीडर कैसा होना चाहिए? पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा नेता हो तो उनके यहां भी कोई बात बन जाए। वो रिएक्शन जरा आप सुनिए।
8 रुपए की हो गई है। और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफी हैं वो ये कह रहे थे रोटी का जब कीमत सुन के वो कहते हैं हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें मोदी चाहिए। उनसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप हमारे पाकिस्तान में देखें, हमारे लीडर कहां से आते हैं, जाते कहां हैं। आपके लंदन से लीडर आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं जो अंदर से लोग कहना चाहते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान के अंदर बोलेंगे तो उनका हश्र क्या होगा वो जानते हैं। वो जानते हैं कि जब यहां पे प्रधानमंत्री को सेना के लोग घर में घुसकर पीट कर चले जाते हैं तो फिर बाकी लोगों का हाल क्या होगा, फिर वो कैसे कहें। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उनका तारुफ सबसे पहले मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिन्हा साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। इस वक्त हमारे साथ आरिफ अब्बासी हैं, नेता हैं पीटीआई के। अब्बासी साहब आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त अमजद अयूब मिर्जा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पीओके के एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एसपी सिन्हा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले आरिफ अब्बासी साहब, हालात तो आपको भी दिख रहे होंगे और चूंकि आप खुद ही इस सरकार के खिलाफ या आपके नेता खुद ही इस सरकार के खिलाफ दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि फोकस इस वक्त कहां है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम अभी फोकस बाढ़ पीड़ितों से हटा के, अभी फोकस आटे और दाल से हटा के कश्मीर पे शिफ्ट करना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान की जनता ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि साहब हमें आटा दीजिए, हमें दाल दीजिए, ये कश्मीर बाद में मांग लेना। तो आपको लगता है कि ये ठीक तरफ जा रही है अभी मौजूदा सरकार आपकी? देखें जी, ये जो हमारे कुछ पॉलिटिकल मसाइल हैं जो तो हमारे इंटरनल है, उसको तो मैं आपके चैनल पे कभी भी नहीं डिस्कस करूंगा। हमारे डिफरेंसेस हैं नून लीग के साथ या बाकी पीपल्स पार्टी है या मौजूदा इत्तेहाद है, इसके साथ बिल्कुल हमारे इख्तिलाफ है और हम समझते हैं कि गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से बरसर इक़्तिदार है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, ये टाइम बीइंग कुछ हमारी सप्लाई चेन का इशू जो सैलाब आए उसकी वजह से बहुत ज्यादा मामलात हमारे खराब हो गए हैं। और फिर हुकूमत के बदलने से जो अभी कल गंदम पहुंची है 58 लाख टन हमारे कराची ग्वादर 2 जहाज आ गए हैं, तो उससे कुछ अब थोड़ी सी बेचैनी फैली थी। लेकिन मखसूस एरियाज में, बहुत थोड़े से एरियाज है, चंद एक जिला में ये था, बाकी अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ठीक है और लोग मुतमईन है। हुकूमत की पॉलिसी से हमारा इख्तिलाफ बिल्कुल है, हम समझते हैं उससे नुकसान हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करेंगे, हम कश्मीर को भूल जाएंगे, हम भूखे रह के भी कश्मीर के लिए लड़ेंगे और कश्मीर को हम कभी नहीं भूल सकते। कश्मीर फिलहाल के लिए आपका समय अभी समाप्त हुआ, मैं वापस आपके पास आऊंगा, ये 1 मिनट पूरा हुआ। इस वक्त उज़मा कारदार हमारे साथ हैं। उज़मा जी, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पाकिस्तान के विरोध में बोलें, बिल्कुल नहीं चाहता हूं। आप वहां के बाशिंदे हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, अपने मुल्क के बारे में बोलिए, लेकिन कम से कम सच बोलिए, दिल की बात बोलिए। कम से कम ये ना कहिए कि 1-2 हिस्से थे जहां पे बड़ी दिक्कत हो गई। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? पाकिस्तान में इस वक्त आटे की किल्लत है कि नहीं है? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपसे ही मेरे ख्याल में ये सवाल कर सकती हूँ, क्या हिंदुस्तान में इस वक्त महंगाई नहीं है? क्या पूरी दुनिया में इस वक्त एक रिसेशन का आलम नहीं है? क्या पूरी दुनिया में लोग मसाइल का सामना नहीं कर रहे हैं? आपको पता है कि 2 साल पूरी दुनिया जो है उन्होंने पंजा आजमाई की है कोविड से, और अब आपको पता है कि पाकिस्तान में एक और जो एक कुदरती आफत आई थी सैलाब की शक्ल में, उसमें 70% हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे लोग जो हैं वो उससे तकरीबन बह गए। उनकी पूरी जो जिंदगी है वो बर्बाद हो गई, उनकी जमा पूंजी जो है जाया होगी, उनके घर बर्बाद हो गए और वो खुले आसमान के नीचे आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर था जो पाकिस्तान ने फेस किया। और आपने देखा कि अभी जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें पूरी दुनिया जो थी उनको समझ आ गई कि ये जो कुदरती आफत है, पाकिस्तान का इसमें कोई दोष नहीं है। पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल किसी भी कुदरती आफत में किसी भी मुल्क का दोष नहीं होता है, लेकिन उससे निकलने के जो तरीके हैं और उस पर काम करने का जो तरीका है, उस पर तो आपके विरोधी लोग सवाल पूछते हैं। जो सरकार के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं वो सवाल पूछते हैं। आपने पूछा कि भारत में अभी क्या हाल है,
तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। गूगल आपके पास भी है, हमारे पास भी है। आप अपनी रेट लिस्ट उठा के देख लीजिए कि आटा कितने रुपए का मिल रहा है और हिंदुस्तान में कितने रुपए का नई दिल्ली में रेट है, ये पता कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि कहां महंगाई है। अरे डिनाई तो मत कीजिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि महंगाई किसी मुल्क का मुद्दा नहीं है, लेकिन अब डिनाइल स्टेट में आ जाएंगे। नहीं साहब, हम तो दुनिया में सबसे बढ़िया, सबसे अमीर, सबसे जबरदस्त पाकिस्तानी चल रहा है, तो ऐसा तो मत कीजिए। मैंने तो यही कहा कि दिल की आवाज सुन लीजिए, जो दिल से ईमानदारी से आवाज निकले वो कह दीजिए। खैर, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। आरजू काजमी इस वक्त हमारे साथ है। आरजू जी, दिल की बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, या ऐसे वक्त में जब आप अपने मुल्क वालों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब आप ट्विटर पे एक सवाल उछालते हैं कि साहब कश्मीर के लिए बात करनी पड़ेगी। कुल जमा 463 बंदे 22 अरब की आबादी में, 22 करोड़ की आबादी में कुल जमा 463 बंदे उसको रिट्वीट करते हैं, और यह बता देता है कि पाकिस्तान में कितना सपोर्ट है इस मसले को लेकर। देखिए, पाकिस्तान में कश्मीर के मसले को लेकर इस वक्त तो शायद ही कोई बात कर रहा हो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर है फ्लड विक्टिम्स हैं, आटे का प्रॉब्लम है और इस किस्म की कई दूसरी बातें हैं जिसको लेकर लोग परेशान हैं। और अगर कोई इस वक्त कश्मीर की बात करते हैं, चाहे गवर्नमेंट करे या कोई भी करे, अपोजिशन करे, तो मेरे ख्याल है वो सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट कराने की एक नाकाम सी कोशिश है, जिसके ऊपर आम पब्लिक इस वक्त रिस्पांस नहीं कर रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मिसमैनेजमेंट है, और ये हमेशा से होती रही है, हर गवर्नमेंट में होती रही है, कोई नई बात नहीं है। और इस पे बजाय इसके कि हर बार अपनी गलती से कुछ सीखने के बजाय ये लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, और उसके बाद जब दोबारा कोई आफत आती है पाकिस्तान के ऊपर तो फिर सारी दुनिया तमाशा देख रही होती है और हम खुद अपना मजाक बनवा रहे होते हैं। और इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पूरे में कशकोल लेके घूमेंगे, लेकिन हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, हम इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर नहीं करेंगे। ये पॉलिसी बना के रखी है और सिर्फ यही सोचा गया है कि पूरी दुनिया में जो है वो कटोरा लेके घूमेंगे, लेकिन हम इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर नहीं करेंगे, जो कि करने चाहिए और बहुत गलत हो रहा है। और जो करने की सलाह है उसको दुश्मन की तरह देख लिया जाए। वहां पे मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सिन्हा साहब, क्या कीजिए, इनका मसला इतना सा है कि जो कुछ सामने है उसको भी कबूल नहीं करना है, जो रोजमर्रा में आम आदमी फेस कर रहा है उसको भी यस नहीं कहना है। देखिए, यदि एक देश खुद फैसला कर लेता है कि उसने आत्महत्या करना है, तो उसको न ईश्वर बचा सकता है न कोई बचा सकता है। ये देश खुद ब खुद जिस साख पे बैठा है उस साख को काटता रहता है। हिंदुस्तान बड़ा भाई है, आर्थिक दृष्टिकोण से हम विश्व में 5 नंबर पे हैं। हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, हम एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी देश को हमने विजय दिलवाया है। हम जब चाहें पाकिस्तान को रौंद सकते हैं, हर एक बैटल हर एक जंग हमने जीता है। उसके बावजूद ये जो हेट है ना, ये जो विष है पाकिस्तान के मन में और पाकिस्तान आर्मी के मन में, यही उसका बर्बादी का कारण है। वो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, कश्मीर का राग अलापता है। अरे तुम्हारा अपना देश तो संभलता नहीं है और तुम कश्मीर के बारे में चिंतित हो और बार बार टिप्पणी करते रहते हो। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था हमारे साथ, ये प्रॉपर्टी हमारा है, तो तुम्हारा क्या लेन देन है? खाली मुस्लिम कार्ड? यदि मुस्लिम कार्ड है तो चाइना उइगुर के मुस्लिम्स के बारे में भी बोल दो, उनके बारे में तो तुम्हारे मुंह में दही जब जाता है। वापस लौट कर आऊंगा। सवाल तो ये किरण भट्ट जी, आप जरा, मैं एक बैलेंस अप्रोच वहां के जर्नलिस्ट की, वहां को जो लोग देख रहे हैं, मैं एक बैलेंस अप्रोच समझना चाहता हूं। इस वक्त जब आप आवाम के बीच में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, देखने के लिए चीजों को, क्या कोई कश्मीर पे बात करता है इस वक्त? आप अपना सवाल भी पूछ सकते जी? अपना सवाल भी पूछ सकते? मैंने ये कहा कि जब वहां के पत्रकार, वहां के सहाफी, आपके साथी जाते हैं आवाम से बात करने के लिए, क्या कोई कश्मीर पे बात करता है? ये सबका फोकस इस वक्त महंगाई है, जो मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशन है वो उस पर फोकस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ऐसा नहीं होता जैसा मतलब न्यूज चैनल से, स्पेशली कश्मीर से हम लोग हर वक्त तक इस बारे में बात कर रहे होते हैं। बहुत मुख्तलिफ आप एक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हमें कश्मीर के लिए पाकिस्तान। आपकी आवाज किरण जी,
किरण भट्ट जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही, मैं लौट के आपके पास आऊंगा और आपको फिर से मौका दूंगा, आपकी बात भी बहुत जरूरी है, आनी चाहिए। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब हैं। मिर्जा साहब, ये भूलेंगे नहीं क्या शहबाज शरीफ, या फिर रह रहकर अगर याद ना करें इसको तो मुल्क की आवाम पूछ लेगी कि साहब आप किन मुद्दों को लेकर आगे चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि इमरान खान तो कह रहे हैं कि चुनाव जल्द से जल्द करा दो चुनाव, हमें क्या इससे लेना देना है। हम तो बलोच अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अलग सिविल वॉर की सिचुएशन है, टीटीपी की गवर्नमेंट बन गई है वहां पे पैरेलल। पीओजेके के लोगों ने कल हर शहर, बड़े शहर में गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट किए हैं। हमें तो इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो पंजाब के इलेक्शन होंगे, बाकी जगह पे तो इलेक्शन इंजीनियर होंगे। हमें तो पिछले 70 सालों में इलेक्शन से कुछ नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आटे की सिचुएशन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में आटा नहीं है। आज मुजफ्फराबाद जो पीओजेके का कैपिटल है, वहां पे सरकारी डिपुओं पे आटा नहीं है और 3150 रुपए का जो 20 किलो का थैला है वो ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मुजफ्फराबाद में आटे के लिए। सेंसा में, भिम्बर में, मीरपुर में कोई शहर ऐसा नहीं है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जहां पे लोग सिर्फ आटे की तलाश में ना निकले। दूसरी चीज आती है, मैं आऊंगा सर दूसरे राउंड में, अभी 1 ही मिनट का वक्त था, सबको मैं उतना ही वक्त दे पा रहा हूं। रजा अमार तुर्क साहब, ये जो सिचुएशन है उसको इस वक्त सरफराज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज साहब, इसको कबूल करने में कोई दिक्कत है क्या कि प्रॉब्लम है? किस चीज को? कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात हैं वो ठीक नहीं है, महंगाई बढ़ी है, लोगों तक आटा मिल ही नहीं पा रहा है, फिर तो महंगाई की बात करेंगे। सर, मैं तो आपको मशवरा दूंगा, आप अपने इंडिया के जो इंटरनल मामलात हैं उनकी तरफ थोड़ा गौर फिक्र करें। आपके हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा अबतर हैं। आपके जो गुर्बत के हालात हैं आप उनको देखें पाकिस्तान के अंदर हालात। वजीर आजम हमें सलाह दे रहे थे, आपके वजीर आजम कह रहे पूरी दुनिया को पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। हमने सोच के डिबेट बुला लिया, आप बोले इंडिया के बारे में सोचिए। आप वजीर आजम की बात सुने भाईजान, देखें मेरी बात सुने। वो जिन नुक्तों की तरफ उन्होंने ध्यान दिलवाया था, आप उन नुक्तों पे बात करें। उन्होंने बात की थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और उससे ज्यादा जो पाकिस्तान मुतासर हो रहा है उसके मुताल्लिक वो एक कॉन्फ्रेंस थी। तो वो मुख्तलिफ कौमों ने उसमें जो पाकिस्तान को कंपनसेट करने की कोशिश की है। इंडिया को क्यों रोड उठ रहे हैं उस बात से? क्या तकलीफ है आप लोगों को? मैं देख रहा हूँ कि कल परसों से जब से वो कॉन्फ्रेंस हुई है, आप पाकिस्तान के हालात के नाते सवाल पूछ रहे हैं, तो आपकी परेशानी देखने वाली है। हम तो इंसानियत के नाते सवाल पूछ रहे हैं कि आपका फोकस, आपकी हुकूमत का फोकस कहाँ है? आप हमारे पड़ोसी हैं सर, आप हमारे पड़ोसी हैं सरफराज भाई। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का। टीटीपी हमारी फौज के आगे इंशाल्लाह ठहर भी नहीं सकती। मुझे आप एक बात बताइए, आटे की कीमत आज क्या है? घर में ठीक ठाक भरा हुआ है कि सुबह लाइन में? देखें, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूं। आटे की जो आप कीमत की बात कर रहे हैं, वो कुछ दिन मामला हुआ था, अब वो कंट्रोल में है। आटा जो है वो वाफर आपकी आवाम तो नहीं कह रही है। वो चंद एक इलाकों में हुआ था। जो फ्लोर मिल्स थी, उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, अपने प्रॉफिट बनाने में उन्होंने कुछ उसमें रुकावटें पैदा की थी। हुकूमत ने उसके ऊपर बर वक्त एक्शन लेके, आप अपने फैक्ट्स को दुरुस्त करें। गंदुम जो है वो पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉब्लम थी जो कि अब सॉल्व हो चुकी हैं, और इस चीज को इतना प्रोपोगेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काइंडली मुल्क की तरफ देखें। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा आपसे कि रेट क्या है, आप ये बता दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आपको पाकिस्तान के लोग भी सुनते होंगे, रेट तो सही बताएंगे ना, आप गलत थोड़ी बताएंगे। क्या रेट है भाईजान? मेरी बात सुने, आप जिस सिचुएशन की तरफ आप गौर फरमा रहे हैं या आप बात करना चाह रहे हैं, आप इंडिया के जो हालात हैं वो इस मामले में बहुत अबतर हैं। तो लिहाजा मेरा तो आपको हमेशा से यही मशवरा है कि आप पूरा एनालिसिस, आप कम से कम हकाइक पे मबनी तो बात किया करें। उसमें आप तो प्रोपोगेंडा के ऊपर आपका सारा जोर है। तो इसमें प्रोपेगेंडा क्या है? अब कतार में आपके लोग खड़े हुए हैं, इसमें प्रोपेगेंडा जैसी क्या बात है? उनको इंशाल्लाह पाकिस्तान, उनको आटा मुहैया आप लोग करा दें तो किसी बात का प्रोपेगेंडा नहीं डाउन हो जाएगा। के खिलाफ जंग लड़ी है और अपना और दूसरा साबित किया है। हम आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा क्या करेंगे? आप लोग खुद ही करते हैं आपस में।
इमरान खान आपके खिलाफ कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ। देखें बात सुने, आपके इंडिया के इंटरनल मसाइल नहीं है, मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूं, आपकी मैं सारी बातें करूं, क्या हालात हैं आपके मुल्क के अंदर। आपके अंदर आप कभी मंदिर को जला रहे हैं, कभी मस्जिद को जला रहे हैं, आप कभी चर्च को जला रहे हैं, जिंदा इंसानों को आप वहां पे आग लगा के उन्हें जला रहे हैं, और आप बात पाकिस्तान के बारे में करते हैं। मैंने आपको भूख की कोई चिंता नहीं, मेरी बात सुने, आप सारे दिन इंडिया की खबरें देखते रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं है कि आपके यहाँ इंसान कुछ खा पी पा रहा है कि नहीं खा रहा है कि नहीं खा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप फैक्ट्स पे बात ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान में तो बात कर रहा हूँ, पूछा आपसे रेट क्या है, इतना सरल उत्तर था, आप दुनिया घुमाने लगे गोल गोल। मैंने पूछा रेट क्या, बता दीजिए, और 3 महीने पहले क्या रेट था ये बता दीजिए। रुपए से भी कम हो चुका है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में आप रेट तो देखिए गंदुम का क्या है, आपके इंडिया में क्या है, आप फ्री बांट रहे हैं वहां पे। नहीं, आप तो बोलेंगे नहीं, तस्वीरें सच बोलती हैं। किरण भट्ट से मैं पूछ लेता हूं, किरण भट्ट, जब आप जमीन पे जाते हैं तो रियल तो तस्वीर वहीं से पता चलती होगी ना। जी बिल्कुल, देखिए जब हम लोग बाहर मार्केट में जाते हैं या हम लोग ये ऐसी कोई भी चीजें कवर करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो क्राइसिस इज वेरी रियल। ऐसा नहीं है कि क्राइसिस नहीं है, लेकिन क्राइसिस से डील करने के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी उस पर जो खातिर ख्वाह टाइम फ्रेम में है वो काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया पाकिस्तान में। और इसमें गवर्नमेंट ने फुल फौज जैसे भी हो सकता है सस्ता आटा देने की, सब्सिडाइज वीट मार्केट में जो है वो प्रोवाइड करने की उन्होंने पूरी पॉलिसी बनाई। लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट दीज थिंग्स आर विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो कि केपी की गवर्नमेंट है, सिंध की गवर्नमेंट है और पंजाब की गवर्नमेंट है। उनमें प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस फूड शॉर्टेज को जो है वो पूरा करते। Now, with the passage of time, because we have seen कि पिछले 2 साल से कोविड था और उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत डिजास्टर्स जो है क्लाइमेट चेंज हमने देखा, और हमारे पूरे कंट्री में तमाम प्रोविंसेस में फ्लड्स की सिचुएशन थी। तो उस टाइम से अलार्म बेल्स जो है वो रिंग कर रही थी, लेकिन क्योंकि टाइमली उसको रिस्पॉन्स नहीं किया जा सका क्राइसिस की वजह से, तो ये फूड शॉर्टेज जो है पाकिस्तान में इस टाइम कुछ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग इस पर काबू पा रहे हैं। कुछ ऐसी जैसी वीडियोज अभी आप लोग चला रहे हैं अपनी फाइल फुटेज में, दीज वीडियोज आर फ्रॉम दोज फार फ्लंग एरियाज जहाँ पे मतलब प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट वीट कुड नॉट टेक प्रॉपर, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि वहां पे ट्रक्स पहुंचे नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेके ये झगड़ा हुआ, उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन रेट लिस्ट तो वही रहेगी जो कराची की है, जो लाहौर की है। वहां तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां तो जो महंगाया मिल रहा है लोगों को तो लोग बोल रहे हैं, और आपके टीवी चैनल दिखा रहे हैं, आपका ही मीडिया दिखा रहा है, और वो इस बात का एनालिसिस भी करते हैं कि ये जो खराब होते इकोनॉमिक कंडीशन है, हालात हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं। इसमें सिर्फ अगर आप ये कह दें कि फ्लड, बाढ़ इकलौती इसकी वजह है, तो शायद ये तो आपके एक्सपर्ट्स भी नहीं मानते, दुनिया क्या मानेगी। किरण भट्ट के पास हम वापस चलेंगे। मेजर जनरल सिन्हा साहब, यस प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और ये क्लासिक केस है मिस गवर्नेंस का। ये लोग को गवर्न करने नहीं आता अपना देश, इनकी प्राथमिकता अलग है, इनका सोच विकास नहीं है, इनका सोच है जिहाद को पैसा दो, टेरर फंडिंग करो, आतंकवादी को भेजो हिंदुस्तान में। इनकी सोच ही है, जब बबूल का पेड़ रोपोगे आप, तो क्या उसमें आम थोड़ी लगेगा। ये इनके समझ में आता नहीं है। ये जिस साख पे बैठे हैं वही साख काटते रहते हैं। ये बर्बादी का कारण ये खुद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो पाकिस्तान के प्रवक्ता को देखता हूँ, हमेशा डिनायल मोड। अरे सत्य का तो सामना करो ना, करेज फैक्टर तो रखो, साहस रखो, एक्सेप्ट करो। कारजू को मैं देखता हूँ अच्छा बोलती है, एक्सेप्ट करती है बेचारी, लेकिन कितने कारजू हैं पाकिस्तान में, आप लोग पता नहीं किस चीज़ का सेवन करके आते हो। हमेशा डिनायल मोड, हिंदुस्तान अपने को देख ले, हिंदुस्तान अपने को देख ले। अरे हम तो विश्व के 5वां शक्तिशाली आर्थिक दृष्टिकोण से देश हैं। हमारी आज मिलिट्री इक्विपमेंट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 30,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। हम मिसाइल सिस्टम जो टेस्ट करें पूरा चाइना को कवर कर रहे हैं। आप लोग कहाँ हो, आप लोग कहाँ हो, आप लोग कहाँ हो। आप लोग भीख लेके आपका प्रधानमंत्री
और आपके आर्मी चीफ कटोरा लेके जाते हैं भीख मांगने और भीख मिलता नहीं है। आप सऊदी अरबिया, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते, आप तो भीख मांगते हो। आपका आर्मी चीफ $3 बिलियन मांगने गया था सऊदी, क्या हुआ उसका? आपका आर्मी चीफ $3 बिलियन भीख मांगने गया था। आपका इमरान खान भीख मांगता रहा, शहबाज शरीफ भीख मांग रहा है, क्या मिला? अब तो चीन भी आपको लोन नहीं देता है। अरे भाई इतना तो शर्म करो। आपका स्टेटस भिखमंगा का स्टेटस हो गया है, भिखमंगा का स्टेटस हो गया है। अरे भिखमंगा लोग हम लोग से बात नहीं कर सकता। हम लोग को जो विश्व के स्तर पे जो हमारी पूछ है, आपकी क्या पूछ है? आपकी तो पूछ ही कटी हुई है। उज़मा कारदार कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात जरा सुनाइए। उज़मा कारदार। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसका फर्क नहीं पड़ता मैम? सुन नहीं पाए, दोबारा बताइए। देखिए ये आपके जो सिन्हा साहब है ना, इनकी जो ये जहरीली सोच है, ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। हजारों ख्वाहिश, बहुत अच्छी सोच है मैडम। आपको मिर्ची इसलिए लगता है क्योंकि मैं सच बोलता हूं मैडम। आपकी बहुत दुर्दशा है, आप लोग भीख मांगते मांगते तबाह हो चुके हो। अरे भीख मांगना छोड़ो, स्वावलंबी बनो, अपना आर्थिक व्यवस्था ठीक करो। बात तो पूरी आ जाने दीजिए। आपके अपने आर्मी चीफ को पैसा बनाना छोड़ दो, बोलो लूटना छोड़ दो पाकिस्तान को। अपने आर्मी चीफ को बोलो लूटना छोड़ दे। ये आपका ये फकीर देश जो है ना मैडम, भीख मत मांगो, भीख। आपका रिजर्व कितना है? कितना? 6 मिलियन। चीन को कितने साल से पैसा नहीं दिया मैडम? देखिए इकोनॉमिकल हालात चेंज होते रहते हैं। चीन को कितने साल से पैसा नहीं दिया? पंजाब जो है वो अफगानिस्तान में डेरे डाल के बैठे हुए हैं। अमजद अयूब मिर्जा की बात सुनाइए। डबल कर दिया गेहूं का, और वो कैसे डबल पूरा कर रहे हैं? पीओजेके की हर फ्लोर मिल से ये चोरी करके ले गए हमारा आटा। पंजाब ले गए हमारा आटा। झूठ बोलते हैं ये। और हमने क्या दिया अपने लड़कों को? ये हमारा हमारे भाई हैं, पंजाब नहीं जाएगा। देखें ये तो मुझे लगता है कि इनको कुछ गलत फहमियां हैं, ये उसकी वजह से एक एक करके देखिए, बात समझ में आनी चाहिए ना। कश्मीर आपके सामने है, पूरी दुनिया से ऑब्जर्वर्स वहां पे सारे लोग एक बार में बोलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बार में एक व्यक्ति प्लीज। अमजद अयूब मिर्जा, आपका आटा ये लोग लाहौर ले गए जी। ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू के अंदर आटा कौन सा लेके जाना? आटा तो पंजाब से जाता है। पंजाब हुमायूं सरफराज प्लीज। सरकार ने ऐलान किया कि हम पंजाब के गेहूं का कोटा डबल कर रहे हैं। गेहूं तो इनके पास है नहीं, तो डबल कहां से कर रहे हैं? ये इस वक्त हर फ्लोर में से ये आटा चोरी करके ले गए। हमारा आटा, पीओजेके के लोगों का आटा, और हम भूखे मर रहे हैं। और ये ट्रकों में डाल के, फौज के ट्रकों में और प्राइवेट ट्रकों में ये सारा आटा हमारा फ्लोर मिलों का पंजाब ले गए। और उसके ऊपर मसला ये है कि अब हमने कह दिया अपने लड़कों को कोई ट्रक जो है वो गेहूं का कोई ट्रक भी जो है वो कॉल करें, आपको अंदाजा हो आपका जो इलाका है जहां से आप बिलोंग करते हैं तरफ ये चोर है। इन्होंने हमारा आटा चोरी किया है। अब मुजफ्फराबाद में आटा नहीं मिल रहा। हमारे भाई हैं, कश्मीर वाले हमारे भाई हैं। आपको इंडिया के प्रोपेगेंडे में उसके बहकावे में आ गए हैं। आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और हुमायूं सरफराज साहब, जो आदमी झेल रहा है, जो देख रहा है, वो सच भी ना बोले। आप तो एक तो सच बोल नहीं रहे, जो बोल रहा है उसको भी बता रहे कि प्रोपेगेंडा में वो तो वहां बैठ के देख के बता रहे ना। पूरे कश्मीर के अंदर आटा बड़ी चोर है आप क्यों इस बारे में कह रहे हैं? मिर्जा साहब, मैं तो फिर भी आपके बारे में अच्छे बात बोलूंगा। मैं तो आपको कहूंगा, आपको इंडिया ने अपने गलत इंफॉर्मेशन दे के आपको अपने बहकावे में कर लिया। आप देखें कश्मीर में हमने जो कुर्बानियां कश्मीर के बारे में दी हैं, या कश्मीरियों के साथ हमारी जो एक लगाव है, वो सही इंफॉर्मेशन देके इंडिया को अपने साथ मिलाया है। आप उल्टी बात कर रहे हैं। उज़मा कारदा, मुश्किल किस बात की है? मैंने पहले भी कहा कि सच को कबूल करने में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन कर लेना चाहिए। ये आप लोगों की बात पाकिस्तान की आवाम सुनेगी तो ऐसा लगेगा उनको कि उनकी बात करने वाला कोई है ही नहीं। सिर्फ पाकिस्तान की सरकार का जो प्रोपेगेंडा है वही कहते रहिए आप देश भर में।
पूरी दुनिया ने हमें एतमाद का वोट दिया है, आपको ये बहुत खटक रहा है, क्योंकि आपने तो पूरी कोशिश कर दी थी कि दुनिया में पाकिस्तान को आप आइसोलेट करते। आपने इतनी जाके लॉबिंग की यूएन में, अमेरिका में, जहां हर दुनिया के कोने में आप गए, लेकिन आपकी सब जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई। आप फेल्ड स्टेट अब आप बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत स्टेट है। आटे का थोड़ा क्राइसिस हुआ था, आपको ये पता उस्मा कारदार, इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि जहां आतंकवादी पाले जाएंगे, जहां टेररिज्म होगा, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। अब समस्या यह है कि आपके लिए प्राथमिकता यह है कि टेररिस्ट को पाला जाए, आपकी आवाम भूखी रहे तो चलेगा, आपकी आवाम भूखी रहे तो चलेगा। आप कहते हैं हम भूखे रह जाएंगे लेकिन कश्मीर के लिए लड़ेंगे, और आपके प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है कश्मीर के मुद्दे पे। ये सवाल है मेरा। तो अब आपको कश्मीर का अगर आपने हल ढूंढना है तभी हालात बेहतर होंगे, ट्रेड तभी होगी। पहले कश्मीर का मामला हल होगा, फिर तो ट्रेड की बात होगी। आपसे ट्रेड करके आपको लग रहा है कि इंडिया बड़ा परेशान है कि पाकिस्तान से ट्रेड नहीं हो रही? जो मामलात हैं वो कभी ठीक नहीं होंगे। नहीं, इंडिया बड़ा परेशान है कि पाकिस्तान से ट्रेड नहीं हो रही। ट्रेड को लेके बेचैनी पाकिस्तान में है उस्मा जी, व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर बेचैनी तो पाकिस्तान में है कि हो जाए। हम तो कभी कर ही नहीं सकते। जहां आप आतंकवादी एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया किस बात की ट्रेड करेगा? आप पहले कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाएं, कश्मीरी जो है उनको आप राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दें। तो वो मांग रहे हैं ना, अमजद अयूब मिर्जा अपना हक मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे देते उनको आप? वो भी तो कश्मीरी है। उस हिस्से में जो आपने कब्जा करके रखा है, अमजद अयूब मिर्जा जो मांग रहे हैं वो दे दीजिए। आपको कश्मीरियों से बड़ा प्रेम है। 75 साल से आपने तो प्लेबिसाइट करवाया नहीं, झूठ बोलते हो। प्लेबिसाइट होगा तब जब पीओजेके और पीओजीबी इंडिया के साथ मिलेगा, पूरी रियासत इकट्ठी होगी, फिर वहां की असेंबली में ये बिल मोशन पेश होगा कि प्लेबिसाइट करवाया जाए या ना करवाया जाए। उसकी बेसिस पे पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान में रेफरेंडम होगा। उसके बाद ये फैसला होगा कि रेफरेंडम होना है या नहीं, और प्लेबिसाइट, और फिर वो दिल्ली जाएगा, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, और हम जीतेंगे। कश्मीर का बच्चा हिंदुस्तान के लिए वोट डालेगा, पाकिस्तान के लिए कोई वोट नहीं डालेगा। दूसरी बात यह कि सेना ने तो सरेंडर कर दिया। सेना ने तो, पाकिस्तान की फौज ने तो सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 20 साल के लिए कश्मीर के मुद्दे को फ्रीज करना चाहते हैं। लेकिन ये जो राजनेता है, वहां के सियासतदान हैं, इनको कोई दूसरी फसल मिलेगी नहीं तो वोट आएगा कहां से? आरजू काजमी, हामिद मीर जिस बात को लेकर कह रहे थे कि जनरल बाजवा ने कहा कि हम तो 20 साल के लिए फ्रीज करने पे राजी हो गए थे, लेकिन बाद में इमरान खान इस बात को लेकर माने नहीं। और हम अगर ये कोशिश भी करते हैं कि हम कश्मीर को लेकर कोई सेटलमेंट की बात करें, तो यहां के लोग, ऐसा लगता है जैसे हमने कश्मीर को बेच दिया है दुश्मन देश के हाथ में। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जो आपके जर्नलिस्ट कह रहे हैं, जो आपके जनरल जिस बात को कबूल कर रहे हैं, वो तो मानना पड़ेगा कि ट्रेड की बात तो करना चाहते हैं, लेकिन फिर कोई मुद्दा बचेगा नहीं, ना तो शहबाज शरीफ के पास, ना इमरान खान के पास, तो करेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल कश्मीर के इशू को इनको फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, और अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त हमारे पास अफगानिस्तान बॉर्डर मौजूद है, जहाँ पे के ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ से ज़्यादा अटैक्स किए जा रहे हैं टीटीपी वगैरह के, तो उधर देखना चाहिए बजाय इसके कि भारत के पीछे पड़े रहें। भारत के साथ बिल्कुल मैं इधर एग्री करूँगी अगर बाजवा साहब ने ये कहा है तो, कि वहाँ पे अमन होना चाहिए, वहाँ से ट्रेड ओपन करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जो भी गवर्नमेंट आती है, जो सिविलियन गवर्नमेंट आती है, उनको मुल्क चलाना नहीं आता, चाहे वो कोई भी पार्टी आ जाए। अभी आप देख लीजिए किस तरह से मिसमैनेजमेंट की गई है और किस तरह से हालत हुई है आटे के ऊपर। पहले से ना कोई प्लानिंग थी, ना कुछ सोचा था, ना कुछ समझा था, उसके बाद एक हंगामा पूरी दुनिया में देखा गया, और अब ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था, जरा सी जगह पे था, कोई बात नहीं थी। तो इस किस्म की बातें जो है जब आती हैं तो जाहिर है गवर्नमेंट को अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है। अटेंशन डाइवर्ट करने का आसान तरीन तरीका ये है
कि जी भारत के साथ जंग हो रही है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, भारत हमारे साथ वो कर रहा है। इस किस्म की बातें करके ये टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो इंटरनेट का ज़माना है और लोग सोशल मीडिया पर हैं, लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, लोगों को काफ़ी कुछ पता है। मेरा नहीं ख्याल कि इनके किसी तरह के बहकावे में आएंगे। इस वक्त जो आर्मी है, जो एजेंसीज है, उनकी सारी टेंशन सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ होनी चाहिए और वहां से टीटीपी जो खुद ही बनाए, खुद ही पाले, खुद ही बढ़ाए, उनको कंट्रोल करने के लिए उनको उधर देखना चाहिए, ना कि भारत की तरफ। और इसी से यहाँ पर अमन भी आएगा और चीजें बेहतर भी होंगी। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सच नहीं बोलना चाहते। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो टीटीपी की बात करूंगी कि ये इनको हमने 2 ऑपरेशन हमारे मिलिट्री ने किए थे, रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब, और इनको वजीरिस्तान को हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और अब जो हमारा जो ये फाटा का एरिया है, ये जम हो गया है केपी की प्रोविंस में, और हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अब वहां पे डेवलप हो रहा है। उसी तरह से स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, और लोगों की फलाह बहबूद के लिए वहां काम हो रहा है। टीटीपी ने ये अड्डे जाके डाल लिए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में इनको बढ़ावा देने वाला आपकी इंडियन जो वहां पे बहुत सारी 14 आपकी जो वहां पे एजेंसीज हैं, वो पूरे बॉर्डर पे इस्टेब्लिश हुई हैं। हमें सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, किधर से हो रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है। हमें इंडियन करेंसी मिलती है बलूचिस्तान में। तो वो जो न्यूक्लियर वाली धमकी है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लागू नहीं होती क्या? जो कर रहा है उसको पकड़ के लाइए। आपकी फौज तो बड़ी काबिल है। ये केवल इंडिया को बताने के लिए कि हम न्यूक्लियर मुल्क हैं। जो वहां 14 एजेंसी काम कर रही हैं, उनके कुछ बंदे होंगे काम करने वाले, बॉर्डर पे पकड़ के लाइए। या नाकाबिल है फौज? अफगानिस्तान के बॉर्डर की बात, अफगानिस्तान के साइड की मैं बात कर रही हूँ। मैं भी तो वही बता रहा हूँ। वो तो आपके यहाँ घुस जा रहे हैं ना तालिबान वाले, वो आपके यहाँ घुस के आपके फौजियों को मार रहे हैं। वो आपके यहाँ घुस रहे हैं, आप घुस जाइए। हमने अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हमने जाके तो उनको ये कंप्लेंट की है कि आप मेहरबानी करके ये कंट्रोल करें, वरना फिर हम अपना खुद एक्शन लेंगे। और इनके जो वहां आरजू काज़मी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आरजू, मैं थोड़ा सा सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम सारी यही है कि हम क्योंकि हर वक्त डिनाइल मोड में रहते हैं, हम मानते ही नहीं किसी बात को। इस वजह से भारत हमारे लिए एक आलू की तरह है। जैसे हम किचन में हमारे आलू होता है ना, जब हमें कुछ नहीं मिलता सब्जी में, गोश्त में डालने के लिए हम आलू डाल देते हैं। इसी तरह से हम भारत को हर जगह इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो इंडिया का बॉर्डर हो, चाहे कश्मीर का बॉर्डर हो, हर जगह पे हमें वही नजर आता है। और सबसे बड़ा इश्यू हमारा यही है। जिस दिन हम इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकल आएंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे टर्म्स को, तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे। हमारे लिए भी तो ये नहीं होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगने जा रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छी फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये समझा जाता है जो ज्यादा से ज्यादा फंड मांग के ले आए। अच्छी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ उसको समझा जाता है, वरना कहते हैं जी फॉरेन पॉलिसी जो है वो सही नहीं चल रही क्योंकि कोई पैसा ही नहीं दे रहा। जब तक इस चीज से पाकिस्तान बाहर नहीं निकलेगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता। आपकी हुकूमत को ये 2021 का डोसियर है जो कि पहुंचा दिया गया है कि किस तरह से आप हिंदुस्तान मुलव्वस है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, और हमारे यहाँ पे मुल्क में उन्होंने इंतशार फैलाने की किस तरह से कोशिश की है, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होगी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारे पास 26 जो कि दुनिया की बेहतरीन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि टेररिस्ट मुल्क कौन है। ये जो FATF की लिस्ट है, उसमें जुमा 4 दिन हुए बाहर आए आपको। ये जो FATF की लिस्ट है, इसमें कौन डालता है? ये इंडिया डालता है। FATF की जो ग्रे लिस्ट है, उसमें कौन डालता है? इंडिया डालता है। अरे भाई, अब तो हम निकल आए हैं ग्रे लिस्ट से। जुमा 4 दिन हुए, जश्न मनाइए उसका। आप कितने दिन तक रहे, इसका भी डिटेल बताइए। और इंडिया कितने दिन रहा, जरा ये भी बताइए। लेकिन मसला ये है ना कि मुंह से बोल देने से कुछ होता नहीं है। नहीं, अब तो हम निकल गए हैं ना। अब आपको यही चीज तो हजम नहीं हो रही है कि हमें मुश्किल से इनको आपको तो ये भी हजम नहीं हुआ कि अमेरिका वहां जाके उसामा बिन लादेन को मार के चला गया। आपको तो ये भी हजम नहीं होता, उसको भी कबूल नहीं करते। वो तो क्या किया जा सकता है? लेकिन आपका जो मोदी सरकार बैठा हुआ है, वो जो गुजरात का जो बुचर है, अभी दिक्कत ये है, आपको यही मालूम नहीं है
कि देश में एक कोर्ट होता है, अदालत होती है और अदालत ही फैसला करती है, और समस्या यह है कि आपको उस पर भी यकीन नहीं है। मैं जनरल सिन्हा, जरा बताइए इनको कि कौन आतंकवाद फैलाता है। मैं ये हाफिज सईद कौन है मोहतरमा? लश्कर तौबा क्या है? हिजबुल मुजाहिदीन क्या है? जैश मोहब्बत क्या है? मुजफ्फराबाद कोटली में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है जो पाकिस्तान आर्मी सेंटर ट्रेनिंग देती है? बालाकोट में क्या हुआ? हमने किस चीज़ पे स्ट्राइक किया? क्या वो टेररिस्ट बेस नहीं था? आप कितने टेरर फंडिंग करते हो हाफिज सईद एंड कंपनी को? मुशर्रफ बोलता था हाफिज सईद नेशनल हीरो है। अरे आपके घर में आग लगा हुआ मैडम, और आप पड़ोसी के घर में देख रहे हो। आप कहते हो कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अरे भिखमंगे के साथ हम ट्रेड नहीं करना चाहते। हम विश्व के बहुत समृद्ध देशों के साथ ट्रेड करते हैं। हम भिखमंगे के साथ नहीं करते। आप लोग फकीर हो, आप कटोरा लेके भीख मांगती रहती हो। आपको मेरे से बात करने का, आप ये तो टीवी चैनल पे है, नहीं तो मैं फकीरों से बात नहीं करता। आप तो पूरा देश फकीर हो। आपका अभी आर्मी चीफ गया था सऊदी अरबिया $3 बिलियन मांगने, क्या मिला? अरे क्या मिला क्या मिला जनरल आपके आर्मी चीफ को? अरे आर्मी भीख मांगने जाती है क्या? आर्मी डिफेंड करती है बॉर्डर। क्या मिला आपके आर्मी चीफ को सऊदी अरबिया में? अरे आप शर्म करो। आपकी दुर्दशा आपकी सोच है मैडम। सोच को संभालो अपने आप को। पहले अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करो। आप ठीक करो, और आप जो आर्मी आपको बर्बाद करती है उसी को गुण गाती हैं आप। जो पाकिस्तान आर्मी आपको बर्बाद करती है उसी का गुण गाती हैं आप। आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद अपने दुश्मन हो। पाकिस्तान आर्मी आपके देश की दुश्मन है। इसकी ये बात समझ में नहीं आ रही आपको ये समझ में आ नहीं रही है। ये डीएचए क्या है? ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी क्या है मैडम? जनरल बाजवा रिटायर किए, कितना पैसा कमा के गए बताइए? जनरल बाजवा रिटायर किए, कितना पैसा कमा के गए? कितना $बिलियन? जनरल बाजवा कितना पैसा कमा के गए ये बताइए मैडम, कितने $बिलियन? और जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे तो ITR नील, और चीफ बने तो कितने $बिलियन? बता दो जनरल सिन्हा, बताइए। मुश्किल सवाल मत पूछिए, इतने मुश्किल सवाल मत पूछिए, क्योंकि जब जनरल बाजवा से कोई कठिन सवाल पूछता है तो वो PM हाउस के अंदर घुसकर PM को पीटाते हैं। तो इन लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। थोड़ा सा सिलेबस को डाउन कीजिए आप। इतना टफ पूछेंगे बेचारे बता नहीं पाएंगे। फौज की वहां पे कितनी चलती है सबको मालूम है। वो क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सबको मालूम है। मैं तो केवल इतना जानना चाह रहा था, उस्मा कारदार जी मैं आऊंगा आपके पास। किरण भट्ट भी है हमारे साथ। किरण, अभी मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान के कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे यहां तो घी की कीमत 500 रुपए है, पाकिस्तान में 2000 का मिल रहा है। यह कंसर्न हुक्मरान के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि बगल के मुल्क में रेट क्या है, हमारी आवाम को हम क्या दे रहे हैं, और ऊपर से यह भी नहीं पता कि वो चीज मिल पाएगी कि नहीं। अच्छा राम, सबसे पहले तो फॉर इंस्टेंस जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आई डोंट थिंक कि आपका पूरा जो पैनल है वो सब पे इतना अबूर रखता है कि वो हर टॉपिक पे बोल सके। फॉर इंस्टेंस सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत डिफरेंट हैं, TTP के इश्यूज बहुत डिफरेंट हैं, इकोनॉमिक इश्यूज बहुत डिफरेंट हैं, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की रिलेशनशिप है टोटली डिफरेंट, इंडिया के साथ पाकिस्तान की रिलेशनशिप टोटली डिफरेंट है। अब अगर मैं उसको एक एक करके आंसर करने की कोशिश करूं तो उसमें सबसे पहले तो एक जो ऑब्सेशन है, फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडिया से बहुत ऑब्सेशन है पाकिस्तान का। आप पिछले 1 महीने की रिपोर्टिंग उठा के देख सकते हैं डॉन की, जिसमें कितनी दफा इंडिया पोर्ट हुआ होगा। फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी जो है वो इंडिया इतना लोकली डिस्कस होता है। वी आर अ नेबरिंग कंट्री एंड अगर आपने जैसे मुझे पूछा कि हम लोग आवाम में निकलते हैं और या पूछते हैं इंडिया से रिलेटेड, तो उनके जो थॉट्स हैं इंडिया से रिलेटेड वो बड़े अच्छे होते हैं। इट्स अ गुड कंट्री, हमारा नेबर है। उसी तरह जैसे हम लोग, मेरे इंडिया में बहुत ज्यादा दोस्त हैं, उनके पाकिस्तान से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो बहुत बड़े अच्छे होंगे। अब अगर इकोनॉमिक इशूज पे आ जाए तो देयर आर नो, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच। और अगर मैं जनरल सिन्हा साहब के एक एक चीज पे जवाब देने लग जाऊं तो आई हैव अ जस्टिफिकेशन ऑफ दैट। बहुत ज्यादा जो वॉर अगेंस्ट टेरर है वो पाकिस्तान को इससे जबरदस्ती थोपी गई थी।
हम किसी के घर जाके किसी को टेररिस्ट को बुलाने के लिए नहीं आए थे और कहा नहीं था कि आके हमारे पास हाइड आउट्स लो या हम लोग उनको सपोर्ट कर सके। तो देयर वर डिफरेंट पॉलिसीज इन डिफरेंट टाइम, उसको हम सबको एक जनरलाइज तरीके से नहीं कर सकते। और जहां तक रही कश्मीर की बात, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जितना भी पैनल बैठा हुआ है कोई भी स्टेक होल्डर नहीं है जो कि बोल सके कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। तो वी हैव टू सी के कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी, जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है, होल्डर की हैसियत से बात कर ही नहीं रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि किसी भी हुकूमत की चिंता किस बात को लेकर होनी चाहिए और कितना पैसा आप किस पे खर्च करेंगे। आपकी आवाम जिंदा रहने लायक है तो आप आगे बढ़िए, आप अपने टारगेट्स तय कीजिए। लेकिन मसला यह है कि पहले हमारे यहाँ अगर दाने नहीं हो तो हम कश्मीर के तराने आखिर क्यों गाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में शरीक होने के लिए। और एक शेर ये है कि न किसी हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। सरकार को यह तो सोचना चाहिए कि अपना कांटा हमें खुद ही निकालना है, कोई दूसरा मदद करने के लिए नहीं आएगा। 2-4 दिन के लिए आएंगे भी लेकिन फिर भाग जाएंगे, तो तैयारी उसकी भी रखनी चाहिए। तो पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को मोहताज है, लेकिन पाकिस्तान सरकार कंबल ओढ़कर घी पीने में मस्त है। उसने शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सिर छिपा लिया और यह सोच रही है कि जो कुछ उनके देश में हो रहा है आवाम के उस दर्द को कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तान में सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बदले, जनरल बदले, लेकिन नहीं बदली तो जनता की बदहाल स्थिति, हालात। सोचिएगा जरूर, जिस देश के मुखिया आवाम को घास खिलाने की कीमत पर एटम बम बनाने से भी पीछे नहीं है, और आज उनकी सोच ने सच में वहां की आवाम को घास खाने के हालात में पहुंचा दिया है। ऐसी सोच से आखिर किसका भला होगा, सोचिएगा जरूर। पाकिस्तान के नेता और सेना के अधिकारियों की अमीरी बढ़ती जा रही है, उनकी दौलत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जनता बद से बदतर हालात में गिरती जा रही है। बेहतर हो पाकिस्तानी नेता और जिम्मेदार संजीदगी लाएं, साफ गोई लाएं और आवाम की फिक्र करें, अपने देश का नाम रोशन करें, वरना कालिक के ऐसे किस्से रोज सामने आएंगे और पाकिस्तान को सिर्फ शर्म ही नसीब होगी। कसम संविधान की में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे सी न्यूज पर, आपको याद दिलाने के लिए कि देश ना धर्म से चलता है, ना सियासत से, देश चलता है संविधान की रोशनी से।